हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर का। कोई एक स्टॉक लेंगे और उसका डिटेल एनालिसिस कैसे करना चाहिए उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मेजरली ये क्वालिटेटिव काइंड ऑफ एनालिसिस है जिसके ऑलरेडी हमने एक दो एग्जांपल्स आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। एक बैंक का एग्जांपल बनाया था या फिर एक एफएमसीजी का भी एक एग्जांपल बनाया था, और अभी ये ऑटो सेक्टर का जो स्टॉक है जिसमें हम मारुति सुजुकी इस कंपनी का एक एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो कैसे एक टिपिकल ऑटो कंपनी का एनालिसिस कैसे होना चाहिए, तो जब भी आप किसी ऑटो कंपनी को एनालाइज करोगे तो क्या क्या चीजें उस फंडामेंटल एनालिसिस में आपने देखनी चाहिए, वो सारा डिटेल्ड एनालिसिस आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन में मिलेगा। पहला जो पैरामीटर है जो आपने देखना चाहिए वो है सेल्स वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम्स यानी कि नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ बाइक्स, कितनी वो पर्टिकुलर कंपनी सेल कर रही है, बिकॉज इट इज फ्रॉम ऑटो सेक्टर, तो उस हिसाब से हमने ये देखना चाहिए। तो वहां पे ईयर ऑन ईयर इज इट इन अ ग्रोइंग ट्रेंड और स्लगिशनेस है या फिर डाउनवर्ड साइकिल है, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। अब मारुति सुजुकी का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो यहां पे जो सेल्स के वॉल्यूम्स है, FY15 में टोटल नंबर ऑफ कार्स दिस पर्टिकुलर कंपनी हैज सोल्ड वाज 12.92 lakhs, देन FY16 में 14.29 lakhs, FY17 में 15.68 lakhs, FY18 17.79 lakhs एंड FY19 18.62 lakhs। ऐसा ये ग्रोइंग ट्रेंड हमने देखा है। नॉर्मली ऑटो सेक्टर को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ऑटो सेक्टर साइकिल्स में चलता है। ये कोई ऐसा हमेशा ऊपर 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 जाता हुआ सेक्टर नहीं है, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। दिस इज एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। हो सकता है इसके पीछे का रीजन होंगे क्योंकि कमोडिटी बेस्ड ये पर्टिकुलर सेक्टर है, यानी कि स्टील वगैरह की यूसेज बहुत ज्यादा है, और नॉर्मली स्टील सेक्टर जो है वो टिपिकल साइक्लिकल सेक्टर है। तो उसका भी एक रीजन हो सकता है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट ओवरऑल फिनिश प्रोडक्ट्स पे भी हो सकता है। बट दिस इज व्हाट द साइकिल्स आर नोन फॉर। सो साइक्लिकल नेचर जो होता है ये यही होता है। तो FY20 में वो साइकिल डाउनवर्ड ट्रेंड में जाती हुई नजर आई फ्रॉम 18.62 लाख व्हीकल्स। FY20 में ये नंबर डाउन आया 15.63 lakhs। तो यहां पे ओवरऑल जो सेल्स डाउन हुआ वो 16% हुआ। तो आपको ये देखना है ईयर ऑन ईयर हाउ द सेल्स आर इंप्रूविंग, और वहां पे कुछ स्लगिशनेस है क्या नहीं है। नॉर्मली हमने देखा है 1-2 साल का ये डाउनवर्ड ट्रेंड होता है ऑटो सेक्टर का, एंड देन अगेन ऑटो सेक्टर स्टार्ट्स पिकिंग अप। तो यहां पे ऐसा माना जा रहा था कि FY20 was a slow year, so FY21 will be a good year for auto sector, but that is not what is happening currently because we have experienced an event of pandemic in FY21, and that's why even FY21 is going to be very very sluggish। तो वो डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, बट आपको समझना होगा देन द बेस इफेक्ट विल बी कंप्लीटली चेंज, एंड फिर से वो 13-14 लाख अगर व्हीकल्स टोटल सेल करते या 12-13 लाख व्हीकल्स सेल करेंगे FY21 में, तो आने वाले समय में वापस बिकॉज ऑफ द लो बेस इफेक्ट द ग्रोथ नंबर्स विल लुक वेरी वेरी गुड। यू मस्ट हैव सीन अक्टूबर के जो ग्रोथ के नंबर्स आए, ऑटो सेल्स के नंबर्स आए, वो काफी ज्यादा इंकरेजिंग थे। नॉट ओनली ऑन मंथ सिक्वेंशियल ग्रोथ नहीं, बट इवन ईयर ऑन ईयर ऑल्सो द नंबर्स वर क्वाइट पॉजिटिव। 30-35-40% काइंड ऑफ ग्रोथ हमने नंबर्स में देखी है। अगर आप हीरो मोटोकॉर्प या फिर बजाज ऑटो जैसे ऑटो कंपनीज के सेल्स के नंबर्स देखोगे तो वहां पे ये नंबर्स ने तो ऑल टाइम हाइज को क्रॉस किया है। तो इट सेज दैट कि भाई बहुत सारा पेंटअप डिमांड भी हो सकता है, बट बहुत सारा नॉर्मल सी भी वापस आता हुआ नजर आ रहा है ऑटो सेक्टर में। सो दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग सेक्टर टू वॉच। अच्छा, सेल्स वॉल्यूम में आपको दो तरीके से इन सेल्स वॉल्यूम्स को आप देख सकते हो। एक है कि भाई डोमेस्टिक वॉल्यूम्स कितने हैं, और दूसरे है एक्सपोर्ट्स कितने हैं, कि मतलब यहां से बाहर के कंट्रीज में कितना एक्सपोर्ट, नंबर ऑफ व्हीकल्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो ये नंबर भी नॉर्मली ये जो कंपनीज है अगर एक्सपोर्ट पे उनका फोकस है तो ये नंबर भी वो डिक्लेयर करते हैं। तो वो डोमेस्टिक ग्रोथ हो या फिर एक्सपोर्ट की ग्रोथ हो, ये भी आपको पता चलेगा। सो जैसे मारुति की केस में 5-6 साल के नंबर्स हमने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए, तो वहां पे जो सेल्स वॉल्यूम्स है, ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम्स FY16 में 10.6% ग्रो है, FY17 में 9.8%, FY18 13.4%, FY19 4.7% एंड FY20 द सेल्स वर डाउन बाय 16.1%। तो ऐसा सब मिला के द सेल्स ग्रोथ वाज 3.88% फॉर लास्ट 5 years। अब यहां पे डोमेस्टिक की ग्रोथ हम देखेंगे तो दैट वाज 4.53%, बट द
export growth was actually there was no growth, there was a degrowth for exports. So 3.44% CAGR ये actually degrow हुए हैं exports. तो यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट काफी अच्छा नजर आ रहा है मारुति के लिए, बट एक्सपोर्ट मार्केट इज नॉट लुकिंग दैट रोजी, बिकॉज जब हमने डोमेस्टिक की ग्रोथ 10%, 11%, 14% कंसिडर देखी थी, तब एक्सपोर्ट की ग्रोथ हार्डली 1%, 2%, 1.6% ऐसी नजर आ रही थी. सो इट शोज कि डोमेस्टिक मार्केट में मारुति का जो स्कोप अवेलेबल है वो बहुत ज्यादा है. दो एक्सपोर्ट मार्केट इज देयर बट ग्रोथ इज नॉट विजिबल इन सच मार्केट्स. नाउ दूसरी चीज आपने क्या करना चाहिए, इस ये पैरामीटर तो आप लोगों के सामने आ गया कि भाई सेल्स वॉल्यूम क्या था, बट आपने ये भी देखना चाहिए कि भाई ठीक है ये कंपनी का ये सेल्स वॉल्यूम है, बट इंडस्ट्री के साथ भी उसको कंपेयर करना चाहिए. जैसे कि बजाज ऑटो हुआ तो टू व्हीलर इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करो, अगर मारुति आता है तो फोर व्हीलर स्पेसिफिकली पैसेंजर व्हीकल्स के साथ आप लोगों ने कंपेयर करना चाहिए. तो यहां पे मारुति सुजुकी के जो नंबर्स हम देख रहे हैं, FY16 में 10.6% का वो नंबर था ग्रोथ का विजाविज इंडस्ट्री. Domestic passenger vehicle industry grew at 7.2%. FY17 में Maruti grew by 9.8% vis-a-vis industry grew by 9.2%. FY18 was very good year for Maruti Suzuki, 13.4% की ग्रोथ थी, डबल डिजिट ग्रोथ थी, बट इंडस्ट्री जो ग्रो हुई वो 7.9% से हुई. FY19 में 4.7% ग्रोथ थी मारुति की vis-a-vis इंडस्ट्री, वो grew at 2.7%. एंड FY20 मारुति का सेल्स का ग्रोथ एक्चुअली डी ग्रोथ था 16.1% का, विजाविज इंडस्ट्री वेंट डाउन बाय 17.9%. तो यहां पे ये आपको एक पोजीशन देता है, पता चलेगा आपको कि ओवरऑल इंडस्ट्री के साथ मारुति कैसे परफॉर्म कर रहा है. और एक चीज ये भी होती है कि मार्केट शेयर जो है मारुति का वो 50% से ज्यादा है. 50% से ज्यादा मार्केट शेयर होने के बावजूद अगर आपकी सेल्स की ग्रोथ कंपेयर टू पैसेंजर व्हीकल की इंडस्ट्री की ग्रोथ से ज्यादा है, तो चांसेस आर देयर कि आपका मार्केट शेयर भी यहां पे बढ़ सकता है. तो ये भी चीज आपने उसके साथ साथ देखनी चाहिए. बाकी अगर की फैक्टर्स की बात करेंगे हम, अगर ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं कि भाई सेल्स तो डाउन है, FY20 वाज अ डाउन ईयर फॉर दीज सेल्स. तो सही में ये साइक्लिकल डाउन टर्न था, क्या क्या रीजंस थे इन इस डाउनवर्ड ट्रेंड के पीछे के, ये भी आपने एज अ फंडामेंटल एनालिसिस आपने वहां पे एनालाइज करना चाहिए. तो यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल का एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लेंगे कि भाई क्यों ये पर्टिकुलर जो कंपनीज के सेल्स के वॉल्यूम से वो डाउन हुए, तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो क्या की फैक्टर्स है ये डाउनवर्ड ट्रेंड के. तो पहला है राइज इन सेलिंग प्राइस स्पेशली फॉर एंट्री लेवल कार्स अफेक्टेड द अफोर्डेबिलिटी ऑफ कार्स. तो आप बोलेंगे कि भाई प्राइस क्यों बढ़े, ऐसा क्या हो गया. तो प्राइस इसलिए बढ़ रहे बिकॉज BS4 टू BS6 में जो शिफ्टिंग हो रहा है उसकी वजह से बहुत सारी जो कंपनीज थी वो जो एक टिपिकल कैसा होता है कि आपको अगर कोई प्रोडक्ट सेल करना है ना, तो वो मार्केटिंग पुश, सेल्स पुश भी उतना ही एग्रेसिवली होना चाहिए. जब इंडस्ट्री को पता था कि भाई है BS4 टू BS6 से हम ट्रांसमिशन हो रहा है ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री का, सो इट्स बेटर नॉट टू इन्वेस्ट एनी न्यू मनी. तो वहां पे प्रोडक्शन भी एग्रेसिव लेवल पे नहीं चल रहा था, इनको असेंबली लाइंस, प्रोडक्शन लाइंस भी चेंज करनी पड़ रहे थे उसकी वजह से, बिकॉज वो जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने, तो उस वजह से एक ब्रीदिंग ईयर टिपिकली इंडस्ट्री ने लिया. और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई यही साल आपको करना है, उन्होंने भी देखा होगा कि भाई 4-5 साल की एक अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है इंडस्ट्री में, वैसे भी साइक्लिकल इंडस्ट्री है तो एक साल तो डाउन होता है, तो ठीक है इसी में हम ये सारे इंप्लीमेंटेशन कर देंगे और उस चक्कर में थोड़ी बहुत प्राइस वगैरह भी बढ़ेगी, वो सारी चीजें होगी. तो एक टिपिकल शिफ्ट होता है जो एक स्लो डाउन ईयर हो सकता है. वैसे मैं ये बोलूंगा कि वहां पे बहुत सारा क्लियरेंस सेल भी निकल सकता था, बट उसके बीच में एग्जैक्टली जब वो खत्म हो रहा था ये पर्टिकुलर ट्रांसमिशन का पीरियड FY20 का, उसी वक्त फरवरी मार्च में पेंडेमिक आया और उस वजह से वो एक एक्स्ट्रा पुश जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया. एंड दैट वाज अनदर रीजन कि एक स्लो डाउन हमने Q4 FY20 में भी ये सेल्स की ग्रोथ में देखा था. बाकी ओवरऑल एक चीज हमने देखी है कि क्यों ये सेल्स डाउन हो रहे, तो फाइनेंसिंग इश्यूज रिलेटेड टू व्हीकल फाइनेंसिंग. आप लोगों को पता है IL&FS क्राइसिस होने के बाद NBFCs पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया और हमें याद रखना होगा ये जो व्हीकल सेल्स है उसमें अच्छा खासा पोर्शन 50 to 60% का पोर्शन जो है वो व्हीकल फाइनेंसिंग के थ्रू ये व्हीकल सेल होते हैं. मतलब अल्टीमेटली ऑटो फाइनेंस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑटो इंडस्ट्री.
तो वहां पे आईएलएनएफएस क्राइसिस होने के बाद बहुत सारी सिचुएशन चेंज हो गई एनबीएफसीज के लिए, और वो जो एक एग्रेसिवनेस था एनबीएफसीज का वो थोड़ा सा स्लो डाउन में आ गया। और अभी तो आप लोगों ने देखा है कि थोड़ा टाइम उसको वापस रिवाइव होने में लग सकता है। सो दैट इज ऑल्सो वन मोर थिंग वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि कैसे कैसे ये सारी सिचुएशंस डेवलप होती है। बट आई थिंक एंट्री लेवल कार्स में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ दी पर्सनल मोबिलिटी के चक्कर में यहाँ पे कस्टमर्स को लग रहा है कि भाई इट्स बेटर टू यूज योर ओन व्हीकल, फिर वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, रादर देन गोइंग इनटू पब्लिक व्हीकल्स। तो वो एक चीज देखनी होगी। सो व्हीकल फाइनेंसिंग का एक प्रॉब्लम हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सेल्स में स्लो डाउन हुआ है, बट आई थिंक थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट गुड नाउ। तो वो एग्रेसिवनेस शायद एनबीएफसीज या फिर बैंक्स की तरफ भी वापस आता हुआ नजर आ सकता है। सो लेट अस सी। Then third one is uncertainties in minds of customers. अब strong anticipation of GST rate cut, ये भी बहुत सारे discussions हुए। कस्टमर्स को लगा भाई ये GST जो है व्हीकल्स पे शायद कम हो सकता है, उसकी वजह से प्राइसिंग भी कम हो सकती है। तो वो एक एंगल था जिसकी वजह से कस्टमर्स ने थोड़ा सा वो चीज पोस्टपोन किया कि भाई शायद कुछ रिलीफ आ सकता है। दूसरा ये है कि दुविधा में ये है कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो आने वाले कमिंग ईयर्स में, अब वहां पे वैसे देखा जाएगा तो बोला गया है कि 2030 तक एक अच्छा खासा पेनिट्रेशन हो सकता है, बट स्टार्ट हो सकता है बाय 2020, 21, 22 पे ये सारी चीजें हो सकती है। तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क था लोगों के मन में कि भाई सही में रुके क्या, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही लेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उस चक्कर में भी 2 माइंड्स में लोग आ गए थे, फिर BS4 का ले या फिर BS6 का ले। तो BS4 है तो भाई विल वेट कि सारी चेंजेस हो रहे इस इंडस्ट्री में, तो इट्स बेटर टू गो विद BS6 व्हीकल। तो वो भी एक पर्टिकुलर चीज यहाँ पे पेंडिंग थी। फिर बहुत सारे लोगों ने इसकी भी राह देखी कि शायद BS4 के बहुत सारे व्हीकल्स उन्होंने प्रोड्यूस करके रखे होंगे, तो अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है कि भाई बाय कर लो, ठीक है, यू कैन सेल दोज व्हीकल्स, तो वहां पे बहुत सारे अट्रैक्टिव डील्स भी मिल सकते थे। बट उसी के बीच में पैंडेमिक वगैरह आ गया, बट ये इट डिड नॉट फ्रुक्टिफाई। देन स्पेसिफिकली 4 व्हीलर इंडस्ट्री में अफोर्डेबल जो कार्स वगैरह होती है वहां पे रूरल इकोनॉमी जो थी फर्स्ट हाफ FY20 का वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, स्लो डाउन वहां पे भी नजर आ रहा था, उसका इंपैक्ट सेल्स पे वहां पे भी हो रहा था। तो वो भी एक रीजन था कि ये सारी चीजें हुई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोविड-19 पैंडेमिक, इसने बहुत सारी सिचुएशन चेंज की, बट आई थिंक उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो पॉजिटिव आफ्टर इफेक्ट्स फॉर ऑटो इंडस्ट्री आर लुकिंग गुड। सो लेट अस ऑल सी कि सही में क्या क्या चीजें कैसी यहाँ पे होती है। सो ये था जो ओवरऑल सेल्स के वॉल्यूम्स वगैरह आपने कैसे एनालाइज करने चाहिए उसके बारे में, और अगर डाउन है चीजें तो डाउन क्यों है, उसके पीछे के भी रीजंस आप लोगों ने देखने चाहिए। सो दैट वाज द पॉइंट। नाउ द अनदर पैरामीटर व्हिच यू नीड टू लुक इट इज एज नेट सेल्स। नेट सेल्स मतलब भाई कंपनी के ग्रॉस सेल्स जो होंगे, ग्रॉस सेल्स इज अमाउंट अ कंपनी अर्नड एंड रिकॉर्डेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। तो ये ग्रॉस सेल्स हुआ माइनस एक्साइज ड्यूटी, बिकॉज वो तो भरना पड़ेगा। तो ये नेट सेल्स के नंबर्स कैसे, ये भी आप देख सकते हो। नॉर्मली आप रेवेन्यूज के बाद मतलब ग्रॉस सेल्स भी अ लॉट ऑफ पीपल लुक एट, बट नेट सेल्स भी आप देख सकते हो, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कैसे है, क्या है, अलग अलग हो सकती है अलग अलग व्हीकल्स के लिए, अलग अलग ऑटो कंपनीज के लिए, ऑटो अलग अलग जो सेगमेंट्स है ऑटो इंडस्ट्री में। तो यहां पे नेट सेल्स की ग्रोथ कैसी है, तो नॉर्मली हमने ये देखा है जो वॉल्यूम्स का जो ट्रेंड होगा वही ट्रेंड यहां पे भी आप लोगों को दिख सकता है। अब बाकी कंपनी कितनी इफेक्टिवली वहां पे प्राइस ट्रांसमिट कर पाती है, इंक्रीज कर पाती है, वो आप देख सकते हो। जैसे कि सेल्स के वॉल्यूम्स 3-4% से ग्रो हो रहे थे, बट अगर नेट सेल्स वॉल्यूम्स अगर नेट सेल्स मतलब नंबर्स अमाउंट के बारे में बात करेंगे, सो लास्ट 5-6 ईयर्स में 8.08% से ये नेट सेल्स ग्रो हुए। आई अंडरस्टैंड FY20 भी वहां पे स्लगिशनेस था, फ्रॉम 83,000 करोड़ रुपीज टू 71,690 करोड़ रुपीज, बट स्टिल 5 साल का अगर ये नंबर एनालाइज किया जाएगा CAGR टर्म में, तो यहां पे नेट सेल्स हैव ग्रोन बाय 8.08%, वॉल्यूम्स हैव ग्रोन बाय अराउंड 4%, बट नेट सेल्स हैव ग्रोन बाय 8.08%। मतलब वहां पे ये जो प्राइस राइज होगी जो मतलब कंपनी ने पास ऑन की होगी टू द कस्टमर्स, आई थिंक दे वर एबल टू इफेक्टिवली डू दैट। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं कि ग्रॉस सेल्स प्लस
अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, कंपनी का कुछ अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू अगर है तो वो भी वहां पे कंसिडर किया जाता है। तो ये नंबर भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स में मिल जाएंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के। तो वहां पे ये ट्रेंड भी देखना उतना इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से। ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और नेट सेल्स, ये इनके ट्रेंड्स जो होंगे ना वो ऑलमोस्ट सेम होंगे, दो नंबर्स विल बी डिफरेंट बिकॉज वहां पे एक्साइज ड्यूटी माइनस की जाती है। सो यहां पे भी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से दे हैव ग्रोन बाय 8.64% ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 5 years एंड बिलीव मी FY20 वाज अ बैड ईयर। अदरवाइज अगर FY15 टू FY19 ये नंबर हम देखते तो ये काफी फिनोमिनल नंबर था। डबल डिजिट 12 to 14% तक के ग्रोथ के नंबर्स हमने यहां पे देखे। ये ब्रीदिंग ईयर चल रहा है अभी FY20 एंड FY21 इज ऑल्सो गोइंग टू बी लिटिल ब्रीदिंग ईयर, मतलब स्लो डाउन काइंड ऑफ रह सकता है। और साइक्लिकलिटी में अपवर्ड ट्रेंड कैन स्टार्ट फ्रॉम FY22 के जो फाइनेंशियल ईयर होगा वहां से अपवर्ड ट्रेंड नजर आ सकता है। नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर ये काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर मुझे लगता है किसी भी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में, और वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स ऑल्सो। तो नॉर्मली कंपनीज सीधा एबिटा, कुछ कंपनीज देती है एबिटा, कुछ कंपनीज नहीं देती है। तो भाई हमें एबिटा कैसे कैलकुलेट करना है? हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो है, तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर है, हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट कॉस्ट, जो भी लोन्स लिए उस पर इंटरेस्ट भरा है वो भी है, हमारे पास डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन का भी कॉस्ट है। तो एबिटा इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस फाइनेंस कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ये प्लस करके आपको वो एबिटा का नंबर मिल जाएगा। दूसरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वहां से भी आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। बट उल्टा अगर कैलकुलेट करना है कभी कभी तो ये आई थिंक दिस इज द बेस्ट मेथोडोलॉजी यू विल बी एबल टू यूज। नाउ यहां पे क्या दिख रहा है? तो यहां जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि एबिटा का जो स्लो डाउन था, कभी कभी कुछ इंडिकेशंस आपको आने शुरू हो जाएंगे। अब हमने जब रेवेन्यू या ग्रोथ या फिर सेल्स के नंबर्स वगैरह जब देखे थे तो FY15 से लेके FY19 तक एक ग्रोइंग ट्रेंड हमने यहां पे नजर आया था, कंटिन्यूअसली ये ग्रो हो रहे थे। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि एबिटा ये जो नंबर था वो FY19 में ही डिप हो चुका था फ्रॉम FY18, फ्रॉम 12,000 करोड़ रुपीज टू 11,000 करोड़ रुपीज। तो वहां पे वो डिप हुआ था। डिप क्यों हुआ था? बिकॉज द एबिटा मार्जिन्स हैव गॉन डाउन। सो ये FY15 में एबिटा मार्जिन्स जो थे वो 13.8% के थे, FY16 में 15.7% थे, देन 15.5% इन FY17, देन 15.4% इन FY18। बट FY19 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एबिटा मार्जिन्स हैव गॉन डाउन टू 13.2%, और इसीलिए भले ही आपके सेल्स की ग्रोथ वहां पे नजर आ रही थी आपको सिंगल डिजिट की, बट योर एबिटा मार्जिन्स हैव गॉन डाउन एंड दैट्स व्हाई द एबिटा नंबर, दैट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट नंबर, वेंट डाउन। तो यहां पे ये सारी चीजें कभी कभी ये पता चल जाता है आपको कि इंडिकेशंस मिल जाते हैं कि भाई शायद स्लो डाउन नेक्स्ट ईयर ही आने वाला है। सेल्स के नंबर्स वैसे प्रेडिक्ट नहीं कर रहे थे बट एबिटा के नंबर्स वर प्रेडिक्टिंग द सेम थिंग। FY20 द मार्जिन्स वेंट डाउन टू 10.2% एंड द एबिटा नंबर वेंट डाउन टू 7,303 करोड़ रुपीज। तो यहां पे एक्चुअली अगर आप देखोगे FY15 में जो एबिटा का नंबर था वो 6,713 करोड़ रुपीज था एंड नाउ FY20 द नंबर इज 7,303 करोड़ रुपीज। FY21 will not be different. The number can go down from 7,300 crore rupees because of this is the pandemic year and we don't know what exactly we are going to see. Though October के numbers are encouraging but they are not going to recover everything जो हमने lose किया है first 1 or 2 quarters में. So let us see कि क्या क्या चीजें कैसी होती है. But EBITDA numbers almost flat for last 5 years. Though FY15 to FY18 the number went up from 6,700 rupees to 6,700 crore rupees to 12,000 crore rupees. So this was a phenomenal rise of close to 80 to 90%. So what we need to look at now. So भाई ये रिवर्सल जब हम बात करें कि FY22 से ये रिवर्सल हो सकता है. So when मारुति सुजुकी जैसी कंपनी या फिर कोई भी ऑटो कंपनी अगर 15.5%, 15.7% का एबिटा मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अचीव कर सकती है, सो आने वाले समय में भी ये सारी चीजें वापस रिपीट हो सकती है. दिस इज द साइक्लिकल नेचर ऑफ दिस ऑटो इंडस्ट्री एंड यू शुड नॉट बी सरप्राइज अगर कंपनी ने कुछ चीजें अचीव की है. एंड द वे
टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है, सारी चीजें इंप्रूव होती जा रही है, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज आर गेटिंग इंप्रूव्ड, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि इन कमिंग ईयर्स, कमिंग क्वार्टर्स, this particular company will again go to the same operating profit margin, EBITDA margin, and तो वो सारी चीजें आपको देखनी है। एंड फिर वहां पे एक चीज याद रखिएगा, जो सेल्स की ग्रोथ है वो इतनी डिप नहीं हुई है, भले ही EBITDA की ग्रोथ इतनी डिप हुई है, सेल्स ग्रोथ और रेवेन्यू की ग्रोथ अगर आप देखोगे, सो रेवेन्यू ग्रोथ इज ऑलमोस्ट 8.5% फॉर लास्ट 5 years. This is going to be a challenging year, but I think again the upward trend can be is possible, and it's not like that कि ये companies electric vehicles वगैरह में नहीं दिमाग लगा रहे। Definitely these companies are also focusing a lot of things on electric vehicles, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तो इन कंपनीज को भी उतना ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे या फिर पेनिट्रेशन यहाँ पे मिल सकता है। इट विल नॉट बी इजी फॉर दी न्यू कंपनीज टू कम एंड रिप्लेस दीज कंपनीज एंड टेक द मार्केट लीडरशिप पोजीशन। आई थिंक दीज कंपनीज आर ऑल्सो वेरी प्रोएक्टिव। फिर वो मारुति सुजुकी जैसी कंपनी का टोयोटा के साथ जो टाइप है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डेवलपमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स के लिए या फिर इंप्लीमेंटेशन के लिए, आई थिंक दीज थिंग्स विल वर्क आउट रियली वेल फॉर कंपनीज। नाउ द नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट पैरामीटर, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, वो है नेट प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स एक्सपेंसेस, एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। तो ये सारे नंबर्स आपको यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मिल जाएंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको मिल जाएगा, टैक्स एक्सपेंसेस कितने वो मिल जाएंगे, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑल्सो यू विल बी एबल टू सी कि एग्जैक्टली वो कितना दिया है। और वहां पे भी फिर अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट लुकिंग एट द ट्रेंड्स। तो यहां जैसे कि FY18 FY19 में प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो चुकी थी, एबिटा से हमने देखा था, नेट प्रॉफिट से भी वही चीज हमें नजर आ रही है। स्टिल जो ग्रोथ है नेट प्रॉफिट की इन लास्ट 5 years, भले ही वहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट या एबिटा के नंबर्स नीचे आए हैं बिकॉज ऑफ द टैक्स, ये जो नया टैक्स रेजिम आया है उसके चक्कर में प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नजर आ रही है कंपनी की, या ग्रोथ फ्रॉम 3,700 crore rupees to 5,300 crore rupees to 7,350 crore rupees to highest level of 7,722 crore rupees, और वहां से अभी नाउ इन FY20 it is at 5,651 crore rupees। सो लास्ट 5 years का नेट प्रॉफिट का ग्रोथ भी यहाँ पे 8.77% है, थैंक्स टू दी लोअर अमाउंट ऑफ टैक्सेशन, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्सेशन काफी अच्छी तरीके से नीचे आया है यहाँ पे, तो उसका बेनिफिट मारुति सुजुकी जैसी कंपनी को भी यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। नॉर्मली नेट प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ, मतलब आप पता चल जाएगा आपको कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या हो रहा है, और अल्टीमेटली इफ देयर इज नथिंग, मतलब बहुत ज्यादा डेट वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, तो आई थिंक वो सिमिलर ट्रेंड यहाँ पे फॉलो हो सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो ग्रोथ नजर आ रही है प्रॉफिट की, दैट वाज मेजरली बिकॉज की लास्ट ईयर से जो टैक्सेबिलिटी थी वो अच्छी खासी नीचे आ चुकी है। नाउ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई। अल्टीमेटली नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आया है ये देखना जरूरी होता है, बिकॉज यहीं से तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी करेगी और फ्री कैश फ्लो हमें मिलेगा। सो फॉर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री इफ यू आर फोकसिंग ऑन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ऑल्सो, सो आई थिंक दिस इज गुड इनफ। और वो जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो यहां पे भी नजर आ रहा है। FY18 द ऑपरेटिंग कैश फ्लो वाज 11,785 crore rupees, FY19 the operating cash flow was 6,593 crore rupees, and FY20 the operating cash flow is 3,405 crore rupees। तो एक बहुत ही खराब तरीके से ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहां पे नजर आया है हमें, एंड दैट इज अनदर रीजन। जो एक स्लगिशनेस हमने मारुति सुजुकी के स्टॉक में देखा था वो इसी वजह से थे, व्हेन द स्टॉक touched around 10,000 levels, और वहां से एक डाउनवर्ड ट्रेंड में 4,000 के लेवल्स भी टच करके नाउ दिस पर्टिकुलर कंपनी इज एट 7,000 rupees। तो आप बोलोगे भाई सिचुएशन तो खराब होती जा रही है, फिर भी स्टॉक 4,000 से 7,000 क्यों आया? नॉर्मली दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, बट स्टिल आई गिव यू एन एग्जांपल कि यही होता है डिस्काउंटिंग, कि भाई जो एनालिस्ट लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं मारुति सुजुकी में, व्हाट दे आर लुकिंग एट FY22, FY23, FY24, FY25। दिस कुड बी द ग्लोरियस पीरियड फॉर दिस कंपनी अगेन। जो हमने FY15 से लेकर FY18 तक देखा था, वही सेम सिचुएशन वापस रिपीट यहां पे हो सकती है।
you should not be surprised by those things, and that's why these companies or these institutional investors discount these kind of events, and they take the stock price to higher levels. तो don't be surprised कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि रिजल्ट आने के बाद ही सारी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें प्रेडिक्शन में भी होती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल ऑल्सो to look at the future prospects of an industry or of a company. और वो आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं बता पाएगा, वो आपको कैपेबल होना पड़ेगा कि भाई क्या होने वाला है, व्हाट द मैनेजमेंट इज सेइंग, आर दे लुकिंग एट दिस कि ये फ्यूचर जो है वो ग्लोरियस फ्यूचर हो सकता है पर्टिकुलरली फॉर दिस इंडस्ट्री और नॉट, व्हाट आर दे गिविंग एनी प्रोजेक्शंस कि भाई हम ये अचीव करना चाहते हैं, गाइडेंस दे रहे क्या वो कुछ, वो सारी चीजें देख के आपको ये एनालाइज करने में काफी हेल्प हो सकती है. Now, the next analysis in an auto industry is स्पेसिफिकली फोर व्हीलर में अगर हम बात करेंगे तो सेगमेंट का परफॉर्मेंस एनालिसिस भी करना चाहिए. टू व्हीलर में भी ये हो सकता है कि मोपेड्स कितने जा रहे हैं, गैस के व्हीकल्स कितने जा रहे हैं, फिर उसमें अलग अलग सीसी के व्हीकल्स होंगे वो कितने जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपने करना चाहिए. यहाँ पे मारुति सुजुकी का अगर हम नंबर देखते हैं FY20 वाला, अगर फाइनेंशियल ईयर 20 सेगमेंट वाइज सेल्स वॉल्यूम मिक्स अगर हम देखेंगे तो मिनी व्हीकल्स जो है वो 17% से सेल हुई है आउट ऑफ द टोटल वॉल्यूम्स. 53.9% are compact vehicles. Then mid-size 1.7%, utility vehicles 16.1%, vans 8.1% and light commercial vehicles 1.5%. तो ये टोटल सेगमेंटल परफॉर्मेंस एनालिसिस यहाँ पे होगा. ये सारी चीजें आपको कंपनी से मिल जाएंगी, उनके एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह में मिल जाएंगी, या फिर वो प्रेजेंटेशंस भी देते हैं वहां पे भी ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी. ऐसा कुछ नहीं है. अब वो प्रेजेंटेशंस कहां पे आपको फाइंड आउट होंगे, गो टू द वेबसाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, वहां पे इन्वेस्टर रिलेशंस का एक कॉलम होगा या फिर टैब होगा, उस पर क्लिक कीजिए. अंदर जाएंगे तो वहां पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स हो सकते हैं, क्वार्टरली अपडेट्स हो सकते हैं, वहां पे आपको ये सारी जानकारी मिलेगी. अगर आपको लगता है कि मुझे वन स्टॉप शॉप कहीं चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट investindia.in को भी विजिट कर सकते हैं. वहां पे भी आपको वो डेटा मिल सकता है उस कंपनी में जाओगे तो, या bseindia.com पे जाइए, वहां पे कंपनी पे टाइप कीजिए और कॉर्पोरेट एक्शंस में जाके अगर आपने देखा तो वहां पे कुछ प्रेजेंटेशंस वगैरह कंपनी को हमेशा इट इज मैंडेटरी फॉर दीज कंपनीज टू फर्स्ट गिव दीज कॉपीज टू दी स्टॉक एक्सचेंजेस. तो आपको BSE इंडिया पे भी मिलेगा, आपको NSE इंडिया पे भी ये सारे प्रेजेंटेशंस मिलेंगे. ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये. एंड ट्राई टू एम्पावर योरसेल्फ कि भाई ये सारी चीजें कहां कहां मिल सकती है. अगर आपको लगता है नहीं यार इतना टाइम नहीं है, इट्स बेटर, तो फिर आप अलग अलग चीजें एनालिसिस वगैरह वो सारी चीजें देख सकते हो. बट अगर खुद को ये सारी चीजें सीखना है यू विल हैव टू गो. अदरवाइज एनालिसिस आपको देखना है, जैसे कि हमारी वेबसाइट investindia.in है, वहां पे भी बहुत सारे रिसर्च प्रोडक्ट्स हमने डेवलप करके रखे हुए हैं. आई एम नॉट सेइंग कि नहीं वो जाइए और बाय कीजिए, बट देयर आर अदर पीपल आर आल्सो अवेलेबल हु आर गिविंग यू रिसर्च. बट अगर आपको चाहिए तो आप खुद भी ये सारी चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हो. नाउ हमने लेटेस्ट वाला तो मिक्स आपको बता दिया, वॉल्यूम सेल्स वॉल्यूम मिक्स, बट यहां पे भी ये देखना इंपॉर्टेंट है कि भाई ये पर्टिकुलर मिक्स ओवर द पीरियड चेंज हुआ है क्या. अब जैसे मिनी व्हीकल्स, मिनी कार्स, मतलब मिनी व्हीकल्स, फोर व्हीलर व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जो नंबर था सेगमेंट का वॉल्यूम मिक्स था, जो कंट्रीब्यूशन था वो 36.4% था इन FY15 और कंटिन्यूअसली ये 36.4% से इट हैज गॉन डाउन टू 17%. तो यहां पे किसने इस पर्टिकुलर सेगमेंट को रिप्लेस किया है, तो कुछ पोर्शन जो है वो कॉम्पैक्ट व्हीकल्स ने यहां रिप्लेस किया है. कॉम्पैक्ट व्हीकल्स कौन कौन से हो सकते हैं, स्विफ्ट जैसी कार हो सकती है, या फिर बलेनो जैसी कार, या फिर इग्निस जैसी कार, या फिर वैगनार जैसी कार. ये इन्होंने वहां पे अपना जो शेयर है वो बढ़ाया है. एंड बिलीव मी ये थोड़ा सा मार्जिन भी यहाँ पे अच्छी तरीके से इनके इंप्रूव भी हो गए हैं. मिड साइज व्हीकल्स 2.8% था FY15 में, नाउ इट इज एट 1.7%. कॉम्पैक्ट का मैंने आपको होपफुली आई हैव टोल्ड यू द नंबर एग्जैक्ट, 44% टू 53.9%. देन यूटिलिटी व्हीकल्स, ये एक नया कंसेप्ट काफी अच्छी तरीके से डेवलप हुआ. यूटिलिटी व्हीकल्स यानी कि अर्टिगा जैसी व्हीकल्स जो है मारुति के पास, फ्रॉम 5.8% टू 16.1%, ये भी इंप्रूव हुआ है. वैन्स का मार्केट एक्चुअली डाउन हुआ है फ्रॉम 11% टू 8.1%. एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल्स ये नया लॉन्च हुआ है इन FY17, उसने अराउंड 1.5% तक का सेगमेंट वाइज सेल्स वॉल्यूम में अपना कंट्रीब्यूशन यहां पे दिया हुआ है.
सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहां मिनी व्हीकल्स जो है वो डाउन हुए हैं। दो FY21 कुड बी अनदर पिक्चर, बिकॉज अभी सबसे ज्यादा जो व्हीकल्स बिके हैं वो इनिशियल लेवल के मिनी व्हीकल्स ही सबसे ज्यादा बिके। सो लेट अस सी क्या नंबर्स आते हैं। बट ट्रेंड क्या बता रहा है कि कॉम्पैक्ट कार्स एंड यूटिलिटी व्हीकल्स, इनका ट्रेंड काफी अच्छी तरीके से डेवलप हुआ है और वहां पे कंपनी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से खुद को पोजीशन किया हुआ है। सो दिस शोज की ओवरऑल ये ग्रोथ कैसी है, मतलब हर एक सेगमेंट वाइज यहां पे ये ग्रोथ कैसी नजर आ रही है। नाउ कुछ नंबर्स पे बात करते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न रेशियोज, तो ये नंबर्स भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। ये भी आपको कभी कभी ट्रेंड समझाने मतलब अर्ली बता सकता है कि भाई शायद ट्रेंड चेंज हो सकता है। कुछ एग्जिट अपॉर्चुनिटीज ये पर्टिकुलर नंबर भी आपको दे सकते हैं, जैसे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, EBIT डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ये जो नंबर है ROC का, तो ये बताता है कि भाई एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू जनरेट प्रॉफिट्स बाय यूटिलाइजिंग द ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये नंबर FY15 में 21.6% था, गुड। FY16 26.9%, वेरी गुड। FY17 30.1%, रियली रियली वेरी गुड। बट FY18 से ये नंबर थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड में आ गया। सो कैसे इंडिकेशंस मिलते? सो जैसे हमने बताया FY19 द EBITDA नंबर वाज टेलिंग यू समथिंग इज रॉन्ग, बट FY18 में मतलब FY17 टू FY18 का जो शिफ्ट हुआ, वहां पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये नंबर ही आपको बता रहा था कि भाई डाउनवर्ड ट्रेंड शायद शुरू हो सकता है। सो 30.1% टू 28.1% टू 23.8% इन FY19 टू 14.9% इन FY20। सो ये इंडिकेशंस आपको समझ सकते हैं। तो इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस में ये सारे ट्रेंड्स आपको समझ में आ जाएंगे। अगर अंदर जाके ये सारी चीजें देखोगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती है आपको। रिटर्न ऑन इक्विटी नंबर, अनदर पैरामीटर रिटर्न रेशियोज में, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। इस पे एक क्वेश्चन भी आया था कि सर ये एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी क्यों कंसीडर किया जाता है? भाई लास्ट ईयर FY19 में कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा और FY20 में कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, तो FY19 में मिडिल ऑफ द ईयर में अगर सारी चीजें हुई है तो उसको इफेक्ट आने में टाइम लग सकता है। दैट्स व्हाई कि हमने ये एवरेज लेना चाहिए, नहीं कि FY20 में अगर एग्जांपल आपने मार्च मंथ में कैपिटल इन्फ्यूजन किया तो इट विल नॉट बी राइट फॉर द कंपनी कि भाई अभी तो इन्फ्यूजन हुआ है, फिर हम कैसे एवरेज ले उसको। सो इसीलिए बट FY21 में डेफिनेटली ये पकड़ना चाहिए और नेक्स्ट ईयर का भी कंसिडर करना चाहिए, कुछ पैसा डाला है क्या, और वैसा उसका एवरेज लेना चाहिए। दैट्स व्हाई ये एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी में दोनों फाइनेंशियल ईयर्स में कितना एवरेज इक्विटी था ये निकालना उतना इंपॉर्टेंट होता है। बाकी नेट प्रॉफिट तो आपको FY20 का जो नंबर आया वही लेना पड़ेगा। तो ये भी नंबर्स आपको क्या सजेस्ट कर रहे थे, तो फ्रॉम 16.6% इन FY15 टू 19.4% टू 22.2% टू 19.8% इन FY18 ट्रेंड डाउनवर्ड शुरू हो चुका है। FY19 17.1%, FY20 11.9%. I will not be surprised FY21 will also be a disastrous number compared to the earlier numbers, but FY22 onwards I think the rise could be very good for these companies. तो stay tuned, देखते हैं कैसे कैसे सारी चीजें होती है। Now next parameter, material cost as a percentage of net sales, ये देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली जो EBITDA मार्जिन है वो क्यों खराब हो सकते हैं कंपनी के, उसके पीछे ये मटेरियल कॉस्ट बहुत मैटर करता है। अभी जैसे जब इनका हाईएस्ट मार्जिन था EBITDA मार्जिन, वो था 15.7% इन FY16, बट उस वक्त पे मटेरियल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स वाज 68.5%, और वहां से कंटिन्यूअस बेसिस पे ये मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है 68.5% टू 69.7% टू 70.3% टू 72.4%, एंड इन FY20 इट इज एट 74%। और इसीलिए कंटिन्यूअसली जैसे ये बढ़ता जा रहा है मटेरियल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स, जो EBITDA मार्जिन से वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहे हैं 15.7% टू 15.5% टू 15.4% टू 13.2% टू 10.2% इन FY20, एंड FY21 इट कुड बी ऑन अ लिटिल हायर साइड ऑल्सो। तो ये सारी चीजें देखना इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता चलेगा। बट नॉर्मली अगेन साइकिल से तो ये जब नीचे आ जाएंगे नंबर्स तो ऑटोमेटिकली EBITDA मार्जिन्स वगैरह सारी चीजें इंप्रूव होती जाएंगी। नाउ अनदर पैरामीटर वो है कि भाई सेगमेंट वाइज सेल्स के नेटवर्क्स कैसे है, मतलब कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स इस या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इन्होंने कैसे डेवलप किए, सेल्स के चैनल कैसे डेवलप हुए। तो यहाँ पे मारुति सुजुकी के लिए 3 अलग अलग टाइप के इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स डेवलप किए। एक है कमर्शियल वाला, दूसरा है नेक्सा
जो एक प्रीमियम लेवल पे उन्होंने फील लाया है, रिसेंटली लाया है, मतलब FY16 से ये सारी चीजें शुरुआत हुई है। कमर्शियल तो उन्होंने FY17 में लॉन्च किया है, तो वो वहां से शुरू हुआ है। एंड मारुति सुजुकी एरिना, ये सबको पता है, तो ये नंबर ऑफ कैसे बढ़ रहा है, तो FY17 में कमर्शियल्स लॉन्च किए उन्होंने, 40 डिस्ट्रीब्यूटर्स उन्होंने पहले दिए, और वो अभी वही डीलरशिप्स डिस्ट्रीब्यूशन अभी ये 321 शोरूम्स है इनके पास। नेक्सा, दैट इज द प्रीमियम सेल्स चैनल, अगर आप देखोगे FY16 में 127 थे, बट नाउ इट इज 375, तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे फोकस बढ़ता जा रहा है। नेक्सा इज एडिंग गुड अमाउंट ऑफ मार्जिन्स टू द कंपनी, देयर इज नो डाउट। मतलब आई थिंक एक प्रीमियम फील उन्होंने लाने की कोशिश की। अदरवाइज मारुति, मतलब सबको लगता था यार ये तो एंट्री लेवल के, यहाँ पे क्या सारी चीजें होगी, वो फील नहीं आ रहा है। अगर आप मारुति सुजुकी एरिना में जाओगे एंड अगर आप नेक्सा के शोरूम में जाओगे, सो यू विल फील द कंप्लीट डिफरेंस देयर। देन मारुति सुजुकी एरिना अगर हम बात करते हैं तो FY15 में 1619 डीलर्स थे, एंड नाउ ये 2390 डीलर्स है। तो ओवरऑल फ्रॉम 1619 इन FY15 टू 3086 इंक्लूडिंग ऑल दीज चैनल्स, ये काफी बढ़िया, मतलब ऑलमोस्ट 100% ग्रोथ यहाँ पे इन लास्ट 5 years डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स चैनल्स पे इन्होंने की हुई है। आई थिंक दिस इज फेनोमिनल। डेफिनेटली उसके अच्छे इफेक्ट्स आने वाले समय में कंपनी को जरूर दिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। देन सेल्स एंड लास्ट पैरामीटर है वो सेल्स वर्सेस सर्विस नेटवर्क ऑल्सो, ये भी कंपनीज प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे जिस तरीके की ग्रोथ हमने डिस्ट्रीब्यूशन में देखी है, उस टाइप की ग्रोथ यहाँ पे सर्विस चैनल्स में होती हुई नजर नहीं आ रही है। फ्रॉम 3086 टू 3864, हो सकता है उसके पीछे के रीजंस ये हो कि कहीं कहीं छोटी छोटी डीलरशिप्स ली जाती है, फिर वहां पे सर्विस का पूरा सेटअप करना इज नॉट पॉसिबल फॉर दैट पर्टिकुलर डीलर, बिकॉज वो इतनी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता है। बट आई थिंक अदरवाइज भी कंपनी कोई ऐसा, मुझे कभी, मैंने तो नहीं सुना कि भाई कोई कंप्लेंट्स वगैरह कि भाई सर्विस सेंटर्स कम है एंड ऑल दोस थिंग्स, ऐसा तो कुछ है नहीं। आई थिंक एम्पल अमाउंट ऑफ सर्विस सेंटर्स आर अवेलेबल। इवन दोज पीपल हु वर्कड विद मारुति सुजुकी डीलर्स, उन्होंने अपने भी मारुति के सर्विस सेंटर्स खुद से शुरू किए हुए हैं। सो ओवरऑल आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम विद दैट। तो आई होप दोस्तों कि ये 10 पैरामीटर्स पे मैंने कुछ एनालिसिस करने की कोशिश आप लोगों के सामने की है। इट विल बी यूजफुल फॉर यू। सो नॉर्मली 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ट्रैक्टर्स हो, तो हर चीज में ये एंगल आप इस तरीके से एनालाइज कर सकते हो। और बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, वो ट्रेंड कैसे चेंज होते हैं, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, एबिटा जिसे कहा जाता है, एबिटा मार्जिन, देन ROC एंड ROE के नंबर्स, कैसे ये सारे डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, ये कुछ हिंट्स आप लोगों को दे सकते हैं कि भाई क्या होने वाला है ऑटो सेक्टर में। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।